गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट पेपर 12 डिस्कस किया जा रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये पोजीशन पे ये CH2 और ये H लिखा रहा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के बाहर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो, ये पोजीशन पे ये C, ये H2, ये H प्लस, ये 1 पेयर के साथ माइनस डबल बॉन्ड, फिर इसके आगे रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हो जाएगा। CCl3 इज मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। CCl3 ग्रुप इज मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या है उसको देख लो। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये C, ये Cl, यहाँ पे ये पोजीशन पे Cl और ये Cl हो जाएगा। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको पढ़ते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये CCl2 और ये Cl, ये माइनस, फिर इसके आगे फर्दर रेजोनेंस हो जाएगा। मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, CCl3 इज मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा। उसके बाद लिखा विनाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप। ये स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो सही स्टेटमेंट होगा वो सही स्टेटमेंट है कि फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा। उसके बाद 47 में लिखा हुआ है कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखना होता है गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे 47 में गुड लिविंग ग्रुप ये ट्राइफ्लेटाइन लिखा होगा। तो यहाँ पे O, यहाँ पे SO2, देन ये पोजीशन पे ये CF3, ये गुड लिविंग ग्रुप, फिर उसके बाद OTS हो जाएगा। उसके बाद फिर ये Br हो जाएगा और फिर क्लोरीन हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद 48 में कहता है, ये 40, क्वेश्चन नंबर 40, ये 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। कहता है कि अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये CH3, ये CO, ये Cl, ये एसिड क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अमाइड पे, एसिड क्लोराइड पे, अनहाइड्राइड और एस्टर पे। तो सभी पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
तो कहता है विच वन इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और इट्स रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आपने रिएक्शन करवा लिया, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे दिया और ये पोलराइज कर जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो ये पोजीशन पे CH3, यहाँ पे CO-, ये O-, यहाँ पे H, देन ये पोजीशन पे प्लस हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा। ये डीप्रोटोनेशन, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से माइनस HCl बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट लिख सकते हो CH3 COOH लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। तो 49 में कहता है कि कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3 एंड देन ये Cl। इस पे रिएक्शन कराने के लिए कहता है फर्स्ट टाइम NaNH2, सेकेंड टाइम इस पे एसिडिफिकेशन कराने के लिए कहता है। तो कहता है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो एनालीन बना लेगा, यानी NH2 ग्रुप हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होती है वो ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन एडिशन। ये फंक्शनल, ये अल्फा और ये पोजीशन क्या होगा, बोलो बीटा। यहाँ भी क्या होगा, ये पोजीशन यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन पाथवे को फॉलो करेगा और इसके अंदर बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो जाएगा। इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में है। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 50 रहा, इसमें लिखा हुआ है कि ये पोजीशन पे CH3, देन यहाँ पे ये CH3, देन यहाँ पे ये CH3, देन ये पोजीशन पे CH2, यहाँ पे ये Br लिखा होगा। इस पे NaOH के साथ रिएक्शन कराने के लिए कहता है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, फिर ये कैटाइन बना लेगा। यहाँ से ये Br माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा और ये बनाएगा कैटाइन CH3C, ये पोजीशन पे ये CH3, देन ये पोजीशन पे ये CH2, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन 0 होगा, इसको रीअरेंज करा लेना। तो ये रीअरेंज हो जाएगा, इसको 1,2 अल्काइल शिफ्ट बोल देंगे, 1,2 1,2 मिथाइल शिफ्ट कह लो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कह लो। 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहोगे तो ये फिर CH3, देन ये पोजीशन पे CH3 प्लस, देन CH2 और ये CH3 हो जाएगा। ये मोर स्टेबल कैटाइन होगा। 3 3 6 2 8, यहाँ पे 8 अल्फ़ा H हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा H क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसी पे फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, देन यहाँ पे CH3 और ये पोजीशन पे OH, देन CH2, देन यहाँ पे क्या होगा
CH3। ओके, तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। 51 में क्या कहता है, ये हो गया 51 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। तो लीस्ट बेसिक इन कैरेक्टर में ये पोजीशन पे ऐसा रहा, ये N, और ये पोजीशन पे ये H, और ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये लिस्ट बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा। उसके बाद है 52 में 52 में कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कहता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये सही होगा। फिर लिखा हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्पर्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ये गलत है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसअपीयर एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लोअर देन दैट ऑफ दोज कंपाउंड विच हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड देन ये फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि एरोमेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। तो इसमें सभी एरोमेटिक कैरेक्टर के होंगे। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है, इन पोजीशन पे ये ऐसा लिखा गया डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये C, ये N, और ये पोजीशन पे ये CN हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ पोलराइज होगा तो ये प्लस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई के साथ कंजुगेशन में हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ ऑप्शन, ये सेकेंड पॉइंट में ये ऐसा लिख रखा हुआ है, एक कंपाउंड ऐसा दिया रहा, ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें पाई बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा ये इसकी तरफ होगा, तो ये कार्बन आयन बनेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये सिस्टम भी एरोमेटिक और ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से ये पोजीशन पे ऐसा लिख रखा है, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन इस तरफ होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये ट्रोपेलियम कैटायन, ये पाई बॉन्ड इनके साथ, ये पाई बॉन्ड फिर इनके साथ, ये कंजुगेशन में होगा, ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 54 में है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इस गिवन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर्स बताना है। तो 54 में स्टीरियो आइसोमर्स बताने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ काइरल कार्बन, यहाँ पे n इक्वल क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन लोग पढ़े हैं, ये 2 का पावर यहाँ पे n-1 माइनस यहाँ पे 2 का पावर n-1 ये बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये निकालेंगे 2 का पावर 2n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, माइनस 2 का पावर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल क्या होगा बोलो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लो, तो m इक्वल क्या पढ़े हम लोगों ने 2 का पावर n-1 बाई ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे
2 का पावर यहाँ पे हम लोग 1 कर लेंगे, बराबर क्या होगा बोलो 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स A प्लस M बराबर 2 प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा बोल 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है 55 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में ये जो रिएक्शन है ये वीटिंग रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे वीटिंग रिएक्शन इसका जो पहले सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक अल्कीन बने, ये प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। तो मैं बता रहा हूँ सुनो, यहाँ पे ये CH2 ये डबल बॉन्ड और ये PS3, ये CH3 का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ फिर उसके बाद ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये बनेगा ये PS3 क्या पढ़ेंगे मिथाइल आयोडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये CH2 ये माइनस सिंगल बॉन्ड P ये PS3 ये प्लस चार्ज हो जाएगा। ओके, तो इसी ये वीटिंग रिएजेंट बन जाएगा और इस वीटिंग रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन के साथ कराना है। तो देखो यहाँ पे CH3 ये पोजीशन पे CH3 ये एसीटोन रहा, अब इसी वीटिंग रिएक्शन करानी है इनसे, तो इसको ऐसा लिख दो P ये PS3 डबल बॉन्ड यहाँ पे ये CH2 रहा, ये ऑक्सीजन को इस फास्फोरस से आप क्या करा लो रिवर्स करा लो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O PS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन कहलाती है वीटिंग रिएक्शन। वीटिंग रिएक्शन वीटिंग रिएक्शन और ये कहलाता है वीटिंग रिएजेंट। फिफ्टी 56 के अंदर में है फिफ्टी सिक्स में CH3 यहाँ पे ये CH2 ये पोजीशन पे ये CH यहाँ पे O ये CO CH3 और ये पोजीशन पे लिखा रहा CH3, ठीक है। और यहाँ पे इसको हीट करने के लिए कहता है X क्या होता है। देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप ये पोजीशन अल्फा और ये बीटा और ये भी क्या होगा बोलो ये बीटा हो जाएगा। इसको हीट करोगे ना तो ये हीटिंग से ये रिएक्शन हो रही है पैरोलाइसिस ऑफ ये एस्टर कहलाता है। तो ये जो पैरोलाइसिस ऑफ एस्टर है ये हॉफमैन एलिमिनेशन को फॉलो करता है और हॉफमैन एलिमिनेशन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को प्रेफर्ड करता है। तो इस बीटा से जो प्रोडक्ट लिखोगे वो ब्यूटवानीन होगा और इस बीटा से ब्यूटोइन होगा। तो ब्यूटवानीन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा ब्यूट वन ये इन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 में ये लिखा रहा पीएच, देन ये पोजीशन पे OH, देन ये CH3 और ये पोजीशन पे OH, फिर लिखा रहा CH3, देन ये पीएच और कहता है कि इस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। तो डियर ये जो रिअरेंजमेंट है इस रिअरेंजमेंट को पढ़ते हैं पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। ये पिनाकोल है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बना लेगा पिनाकोलोन। यानी ये पीएच, ये CH3, ये पीएच एंड देन ये CO एंड देन CH3, ये कहलाएगा पिनाकोलोन।
और इसको पढ़ते हैं पीनाकॉल, पीनाकॉल। और दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज पीनाकॉल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दिस रीअरेंजमेंट is known as phenol phenolone rearrangement। क्वेश्चन नंबर 58 में है, क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ pyridinium chlorochromate in CH2Cl2 gives compound Y. Compound Y reacts with I2NOH to form iodoform. The compound X is, तो यहाँ पे ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा CH3CH2OH, यानी CH3 ये CH2 ये OH हो जाएगा। तो इस पे अगर आपने क्या किया, pyridinium chlorochromate PCC के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एसिटल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। कंपाउंड Y रिएक्ट्स विथ, तो ये कंपाउंड जो Y फॉर्म होगा वो I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये आइडोफॉर्म का येलो प्रिसिपिटेट देगा CH3 ट्राई आइडोमीथेन का येलो प्रिसिपिटेट दे देगा, ठीक है। 59 के अंदर कहता है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का जो स्ट्रक्चर होगा 59 में, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, ये पोजीशन पर ये OH एंड देन ये पोजीशन पे ये N और ये पोजीशन पे CO, ये NH, यहाँ पे ये CO एंड देन ये CH3 हो जाएगा 59। और 60 में कहता है कि मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर इज, तो नियोप्रीन रबर का जो मोनोमर होगा वो मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर, तो यहाँ पे 60 में आ जाओ, यहाँ पे 2 मिथाइल ये CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये CH2 1 ये 2 ये 3 ये 4 लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 61 से 1 by 1 देखते हैं। कह रहा है इफ एजीमुथल क्वांटम नंबर कुड हैव वैल्यू n आल्सो, यानी n की भी वैल्यू पॉसिबल हो, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर l जिसको हम कहते हैं l से शो करते हैं और 0 से n-1 तक होती है, लेकिन हम कहें यहाँ 0 से लेके n तक होगी। तो जब n बराबर 1 होगा तो l की वैल्यू 0 और 1 भी होगी, 2 होगा तो 0 1 2 भी होगी, 3 होगा तो 0 1 2 3 सब होगी। और लेकिन फिर भी जब आर्बिट्रों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और एनर्जी n+l रूल से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये 1s है, ये 1p होगा, ये 2s है, 2p है, 2d है, और ये 3s है, 3p है, 3d है, 3f है। और यहाँ जब n+l इसका निकालेंगे तो 2 2 4 होगा और इसका 3 और 0 होकर 3 होगा, तो यहाँ 3s की एनर्जी 2d से क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से भर जाएंगे। तो 1s में 2, 1p में 6, 2s में 2, 2p में 6, इसके बाद 3s भरेंगे तो इस तरह से 2 6 8 2 10 6 16 18 भर गए और टोटल इलेक्ट्रॉन 24 भरना है, तो 2d में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया 62 पहला। ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो पीरियाडिक टेबल के राइट मोस्ट का एलिमेंट है और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी ग्रुप नंबर 17 का मेंबर होना चाहिए। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी क्योंकि साइज छोटी हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हाईएस्ट कोवेलेंट नेचर किसका होगा। तो यहाँ देखो सारे
केटायन जो है कैल्शियम ही है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, एनायन की ओर जाएंगे। अब कोवेलेंट नेचर के बारे में हम विचार करते हैं कि आयनिक कंपाउंड कब कोवेलेंट होता है, तो पोलराइजेशन ऑफ फजांस रूल की बात करते हैं। और जब एनायन पे फोकस करेंगे तो एनायन की क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी के ऊपर कोवेलेंट नेचर डिपेंड करेगा, और जितनी ज़्यादा साइज ज़्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ जब हम इनको देखते हैं तो साइज का ये क्रम है, तो साइज का ये क्रम है, तो सबसे बड़ी साइज का आयोडीन है, तो इसी का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसी का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, तो कैल्शियम आयोडाइड हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मल चार्ज अगर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर को पेयर के साथ नहीं इंडिविजुअल गिनना है, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना होगा, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये अलग ऑक्सीजन हो गया, ये अलग ऑक्सीजन हो गया। जब इस फार्मूले में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। ब्राइन कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को, और इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे NaOH बनता है, क्लोरीन एनोड पे बनती है, हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, इसको हम क्लोर अल्कली भी प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ क्लोरीन देखो -1 से 0 में गया, और 0 में यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे हो रहा। ओके, और वैसे भी देखें तो सेल के अंदर कुछ भी काम होता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ये सिंपल सा इसका रूल है। तो आप 65 देख लिए। अब 66 कह रहा है कि वाटर सॉफ्टनिंग में क्या यूज होता है, तो दिए गए कंपाउंड में से यही Na3P6O18 जिसको कैल्गन कहते हैं या सोडियम मेटाफॉस्फेट कहते हैं, इसी का जो है वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। कैल्गन के अलावा हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, या फिर परम्यूटेड ज्यूलाइट यूज करते हैं, या फिर आप क्या यूज करते हैं भाई अंत में, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, केटायन यानी जिसमें केटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर, इन सबको यूज करते हैं। खैर, तो इसमें से कैल्गन हमारा आंसर हो गया। 67 को देखें कि जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया के साथ में डिजॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन ब्लू हो जाता है। सोल्यूशन इनिशियली ब्लू होता है, यानी अमोनिया के साथ ये क्या होगा, ये देखो सोडियम जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ग्रुप 1 का मेंबर है, तो आसानी से अपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के केटायन बनाएगा। ये केटायन अमोनिया के लोन पेयर से फ्यूज होगा, तो इस तरह से ये केटायन और ये एनायन बनेगा, और ये एनायन में इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया के साथ जाके जुड़ जाएगा, इसको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, यानी कि अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी होगा और इसी का ब्लू कलर होगा। हालांकि सोल्यूशन को लंबे समय तक रखेंगे तो सोल्यूशन का कलर ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगा और नेचर भी पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाएगा, उस समय नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएगी। ओके, सोडामाइड बन जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो देखो सही ऑर्डर ये है। यहाँ बोरान की स्मॉलर साइज के नाते आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इसके कारण होता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटलों की पुअर शिल्डिंग से जेड स्टार ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये सीक्वेंस है। और एल्यूमिनियम की स्मॉलर साइज है इंडियम के कंपेरिजन में, तो ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर है, पर दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। ये दो गैसियस गैसें निकली, ये ब्राउन कलर की गैस है, ये कलरलेस गैस है। और हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि क्या क्या ऑक्साइड निकलता है, तो ये ऑक्साइड लेड ऑक्साइड और NO2 हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन तो गैस है जबकि सल्फर क्या है, सॉलिड है। तो इसका कारण है कि ऑक्सीजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटलों के नाते यहाँ पी पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि मल्टीपल यानी डबल हो जाएगा। लेकिन सल्फर के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सफिशिएंटली स्टेबिलिटी के लिए से ज़्यादा होगी, तो इस तरह से ये सॉलिड स्टेट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसी का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो DN कन्फिग्रेशन है, तो D के 5 बॉक्सेस होते हैं, उसमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भर लें। तो D5 में देखिए 5 बॉक्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D7 में देखिए 2 बॉक्स पेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D8 में 3 बॉक्स पेयर्ड हो गए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहीं D5 में सबसे ज़्यादा
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, और 72 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जो है कलर्ड होते हैं, इसका कारण है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइट यानी फोटॉन पड़ने पे वो फोटो एक्साइट होकर डी ट्रांजिशन करता है। और डी ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉन जो है किस में भरता है, तो आउटर सेल अगर n है तो n-1 d में यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और जब तक ये इनकम्प्लीट होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और यही जो है फोटो एक्साइट होके डी ट्रांजिशन शो करेगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भाई दिए गए कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि सारे कंपाउंड में वाटर मौजूद है। वाटर जब मौजूद रहता है एज ए लिगेंड तो एक ही आइसोमेरिज्म की चर्चा होती है, और ये सभी हाइड्रेट आइसोमर के एग्जाम्पल बना लेते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक ना। तो हायर द चार्ज डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी तो सही है। कीलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल, क्योंकि चिलेशन से जो है रिंग फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, तो ये भी बात सही है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से भी जो है फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ता है, तो इसके कारण भी जो है स्टेबिलिटी आती है। और साइनाइड और एमीन ये क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, किसके तुलना में, हैलोजन के तुलना में। तो इसके कॉम्प्लेक्स जब स्ट्रांग फील्ड बनेंगे तो स्ट्रांग फील्ड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वीक फील्ड से ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि कौन सा किलेशन नहीं करेगा। तो मल्टी डेंटेट लिगेंड किलेशन करते हैं, साइक्लाइजेशन यानी रिंग फॉर्मेशन करते हैं, पर मोनोडेंटेट ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑक्जिलेट, इथिलीन डाइएमीन और ईडीटी ये सब क्या है, मल्टी डेंटेट लिगेंड है। ऑक्जिलेट बाइडेंटेट है, इथिलीन डाइएमीन भी बाइडेंटेट है, लेकिन ईडीटी जो है हेक्साडेंटेट है, जबकि एसीटेट जो है मोनोडेंटेट है। तो ये हमारा आंसर है। तो यही हमारा पेपर हुआ। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है, यानी इसका मतलब है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल वो इम्प्योर है, यानी कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड है और भी कुछ भी होगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल ऑन हीटिंग, जब हम इसे हीट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम, ये बनता है। तो यदि हम सैंपल में ये पता कर लें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना ग्राम, जैसे हमने मान लिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड x ग्राम है, तो परसेंटेज प्यूरिटी की यदि हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, x अपॉन सैंपल है कितने ग्राम का, 20 ग्राम का, इंटू 100। यदि मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो मेरा सवाल बन जाएगा। तो ये देखिए यही मैग्नीशियम के ऑक्साइड के मैग्नीशियम कार्बोनेट के सैंपल का ही मैग्नीशियम यहाँ है, तो इसलिए हम POAC रूल लगाएंगे मैग्नीशियम के लिए। और POAC रूल में क्या करेंगे, मास में इसके मोलर मास 84 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1 इजकल टू 8 अपॉन, देखिए ये 16 और ये 24 और 630 और ये हो गया 24 और 16, देखिए 30 और ये 140, तो हम यहाँ पर 40 से डिवाइड कर देंगे इंटू 1। अब देखिए x का वैल्यू 8 अपॉन 40 इंटू 84 है, ये इतना ग्राम निकला x का वैल्यू। अब यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे 8 अपॉन 40 इंटू 84 डिवाइडेड बाय, कर दीजिए 20 इंटू 100। अब आप बता दीजिए कि यदि इसे हम कैंसिल कर दें, ये 5 होगा और 25 होगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 84%, परसेंटेज प्योरिटी क्या हुआ, 84। फर्स्ट ऑप्शन में 75 है, सेकंड में 96, थर्ड में 60 और फोर्थ में यानी डी में है 84, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 7, देखो बेटा 77 में 5 मोल SO2 एंड 5 मोल O2 react to form SO3, number of moles left total when 60% SO2 is used। तो देखिए यही SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बनाएगा, 5 मोल और दोनों 5 मोल है। तो देखिए यूज्ड जो हुआ, यूज्ड इसका यूज्ड हो गया 5 इंटू 60% यूज्ड हुआ है, तो 60 अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी ये 3 मोल यूज्ड हो गया। अब आप बता दीजिए कि ये 3 मोल यूज्ड होगा, तो ये कितना मोल यूज होगा, तो जितना ये 1 मोल यूज होता है तो ये हाफ मोल यूज होता है, 3 यूज होगा तो ये 3/2 मोल यूज होगा, 3/2 मोल यूज होगा।
अब देखिए यानी और ये इतना मोल ये यूज्ड हुआ और ये प्रोड्यूस्ड, ये SO2 ये प्रोड्यूस्ड कितना होगा, तो ज़रा देखिए, तो प्रोड्यूस्ड यानी ये 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 3 मोल यूज्ड होगा तो ये 3 मोल प्रोड्यूस्ड होगा। अब आप बताइए ये लेफ्ट कितना हो गया, लेफ्ट पूछ रहा है ये लेफ्ट, तो 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, ये 2 हो गया। ये 5 में से 3/2 घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा, यानी 7/2 होगा। और ये हमारा 3 मोल है, यानी इसी सब को ऐड कर देना है, तो यानी हमें क्या ऐड करना है, 2 प्लस 7 को 3.5 बोल दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, यानी देखिए 8.5 मोल, यानी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, 8.5 मोल। फर्स्ट ऑप्शन है 6.5, 10, 8 और 8.5, डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में देखिए बेटा 78 में कह रहा है कि 2 वेसल्स है ए और बी, ये ए और बी ये वेसल्स है और ये कनेक्टेड है, स्टॉप कॉक से कनेक्टेड है। यदि हम स्टॉप कॉक को यदि हम खोल देंगे तो ये होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा और ए और बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये ए गैस है, ए गैस है, बी गैस है, क्या होगा, तो याद करिए कि पार्शियल प्रेशर ए का यदि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 V1 अपॉन V मिक्स कर देंगे, बस यही तो तरीका है। P1 कितना है 8 और V1 कितना है 12 और V मिक्स 12 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 20, ये 10 कर दीजिए और ये 6 कर दीजिए, यानी 8 6 48 यानी 4.8 ATM, ये हो गया ए का। और बी का यदि निकालते हैं तो फिर वही 8 इंटू 5 अपॉन 20 करेंगे, 5 4 20, 4 2 8 यानी 2 ATM होगा, यानी ए और बी का पार्शियल प्रेशर क्रमशः 4.8 और 2 ATM होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा 79 में क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए डेल एच भी पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है, मुझे सेलेक्ट करना है टी ई क्यू ग्रेटर देन टी, टी लेस देन टी, टी इज ग्रेटर देन टी क्यू, टी इज 5 टाइम्स टी, टी इजकल टू टी क्यू। ये कैसे सेलेक्ट करता है देखिए, और स्पॉन्टेनियस के लिए सेलेक्ट करना है तो डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस बोलते हैं, याद करिए। यदि इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम टी टी ई क्यू के बराबर होगा और डेल जी जो है वो 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में डेल एच इजकल टू टी ई क्यू डेल एस होगा। टी ई क्यू इजकल टू जो होगा वो डेल एच अपॉन डेल एस के बराबर होगा, ये आप जान रहे हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस होने के लिए इस सवाल को देखिए, इसके लिए डेल जी जो होना चाहिए ये निगेटिव होना चाहिए, डेल जी क्या होना चाहिए निगेटिव, तो डेल जी निगेटिव होने के लिए ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव है देखिए, डेल एस पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लिकेशंस बड़ा होना चाहिए। तो ये जो टी है यदि टी क्यू के बराबर होता है डेल जी 0 होता है, टी यदि टी क्यू से बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो टी इज ग्रेटर देन टी क्यू। देखिए कोई ऑप्शन में होगा, बी नंबर में है, ये करेक्ट है। देखिए वैसा क्वेश्चन नंबर 80 में मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का, एससीएन का और एसटीएस का दिया हुआ है। मुझे कह रहा है कि इस एसिड का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। जबकि देखिए मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो देखिए ये -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट यदि होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो यानी जितना ज़्यादा माइनस साइन देखिए यहाँ भी है, माइनस साइन यहाँ भी है, तो इसलिए माइनस को छोड़ दीजिए, इसके करीब का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना होगा वो उतना ही रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। तो बताइए सबसे इसके नज़दीक का वैल्यू कौन है, 13.4 है, ये है, तो इसलिए ये एक नंबर ये हो गया हमारा सबसे स्ट्रांगर, एक नंबर हो गया सबसे स्ट्रांगर यानी HCOOH। और दूसरे में आ जाइए फिर इसके नज़दीक देखिए ये है, तो यानी ये दूसरा ये कर दीजिए, ये दूसरा हो गया, ऐसे लिख लीजिए HCOOH लिखिए, और ये CH3 और COOH लिख लीजिए। और फिर अब देखिए कि इस दोनों में इसके नज़दीक का वैल्यू कौन है, 3.8 है, तो H2S लिखिए, H2S लिखिए और फिर HCl लिख लीजिए। तो ये जिसमें ऑप्शन है वही ऑप्शन हमारा सही है। देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन आपका HCOOH, CH3COOH, H2S और HCl ए नंबर में है, ए हमारा करेक्ट आंसर सर। देखो बेटा 81 में कह रहा है इक्वल वॉल्यूम हम 3 एसिड का सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्रमशः 3, 4, 5 है, मिक्स कर दे रहे हैं, पूछ रहा है व्हाट विल बी द H+ आयन कंसंट्रेशन इन द मिक्सर। याद करिए मिक्सर में कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं,
याद करिए एम मिक्स इजकल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, तीन को यदि मिलाएंगे तो M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। अब आप बताइए यदि pH 3 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 इंटू V प्लस 10 टू द पावर -4 इंटू V प्लस 10 टू द पावर -5 इंटू V अपॉन V जोड़ देंगे तो यानी ये 3V होगा। तो V को कॉमन लेकर के हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इसी को सॉल्व करना है, देखिए 10 टू द पावर -3 1 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3। अब आप बता दीजिए कि 1.11 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 3, देखिए इससे यदि डिवाइड करेंगे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -4 अप्रॉक्सीमेटली 0.3 से थोड़ा बड़ा होगा। तो अब आप बता दीजिए ये 0.33 या 9 के बाद 10 11 2 3 7 जाए, इसको ऐसे कर दीजिए 3 7 यानी ये क्या हुआ 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4। चेक कर लीजिए ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए बेटा 82 में कह रहा है 1 लीटर pH इजकल टू 1 का एक सॉल्यूशन है, इसमें कितना लीटर हम वाटर डाल दें कि सॉल्यूशन का pH 2 हो जाए। तो ये डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इजकल टू M2V2। pH 1 है तो इसका मतलब M1 इजकल टू 10 टू द पावर -1, V1 1 लीटर है इजकल टू 10 टू द पावर pH 2 है तो ये हो गया, ये V2 निकाल लेंगे तो V2 इजकल टू क्या हो गया 10 टू द पावर -1 अपॉन 10 टू द पावर -2 यानी 10 लीटर हो गया। लेकिन मुझे X निकालना है तो इसका जो वॉल्यूम है ये V1 प्लस X तो यही V2 है। तो आप बता दीजिए कि X इजकल टू क्या होगा V2 माइनस V1, V2 10 हो गया और V1 1 लीटर है, इसका मतलब 9 लीटर हमारा आंसर होगा। चेक कर सकते हैं आप, देख लीजिए 9 लीटर कितने नंबर में है, डी में है, करेक्ट होगा डी हमारा। देखिए बेटा 83 में मुझे ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आप सवाल में देख सकते हैं गिवन है। मुझसे पूछा गया है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली बताना है। याद करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए तो इसमें से हाईएस्ट कौन है, ये हाईएस्ट है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया D2 प्लस से D, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हमको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। ये तो सब रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, C का। देखिए ये C है, माइनस में है और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, सबसे कम ये हुआ, तो इसलिए C2 प्लस से C यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट D2 प्लस से D और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट C2 प्लस से C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 की बात देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको पता भी है। कह रहा अमॉन्ग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन या एनायन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होकर के इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी क्रिस्टल से डिपार्चर नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, क्रिस्टल तो वही है, इसलिए डेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इन BCC यूनिट सेल द वॉइड स्पेस इज 32%। याद करिए BCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 68%, तो घटा देंगे तो किसका स्पेस निकल जाएगा, वॉइड्स का, यानी 32%। ये भी सही है, याद रखना है। सिंपल क्यूबिक में 52% पैकिंग फ्रैक्शन और वैकेंट स्पेस 48%। BCC में पैकिंग फ्रैक्शन 68%, वैकेंट स्पेस यानी वॉइड का फ्रैक्शन 32%। FCC में पैकिंग फ्रैक्शन 74% और इधर का दीजिए घटा देंगे 100 में 74 26%। तो ये तो याद रखने की चीज़ है। चलिए फिर कह रहा है हमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू द शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है क्योंकि क्रिस्टल्स के कैटायन और एनायन जिस रेशियो में मौजूद होता है उसी रेशियो में डिपार्चर हो जाता है, तो डेंसिटी घट जाएगा, इसलिए ये भी सही है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, इंसुलेटर का कंडक्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन यदि कोई मेटेलिक कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, मेटल्स टर्म है, तो मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है, ये लिख रहा है इंक्रीज करता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा डी।
85 में देखिए हम डेटा लिख दिए हैं, मुझे दिया हुआ है वेपर प्रेशर ए और बी का मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, कह रहा शोज द सॉल्यूशन, इट शोज दैट सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डिविएशन फॉर लोअर कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव डिविएशन फॉर हायर। अब आइए इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो याद करिए यदि पी टी इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एल प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी एल होता है तो इसका मतलब आइडियल होगा, यदि ये ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव डिविएशन होगा, यदि ये लेस देन होता है तो नेगेटिव डिविएशन होता है। तो आइए चेक करते हैं, पहले तो ये कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 80 इंटू 0.4 प्लस 120 इंटू 0.6, डेसिमल और 0 हटा दीजिए, डेसिमल और 0 हटा दीजिए, 32 और 72 यानी कितना हो गया देखिए 104 हो गया। जबकि मुझे देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है 100, तो ये जो वैल्यू, ये टोटल प्रेशर कितना है 100, तो 100 लेस देन हो गया ना। तो जब लेस देन पीटी लेस देन होता है इसका, तो इसका मतलब कैसा डिविएशन होता है, नेगेटिव डिविएशन। ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन। इक्वल टू होता है तो क्या होता है, आइडियल। तो हम अपना आंसर क्या कर देंगे, नेगेटिव डिविएशन। आइए 86 को भी समझिए आप, कह रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर the structural isomers for C2H5OH and CS3OCS3, यानी इसका मतलब है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कह रहा है फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वुड एग्जिबिट द सेम वैल्यू। तो ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म से बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ता है, तो कह रहा है सेम होना चाहिए, पहला ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी होगा, तो इसलिए अलग अलग बॉन्डिंग्स होगा तो हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर सेम होगा, ये भी गलत है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर में बदलने के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तो उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। कह रहा है गैसियस डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद करिए हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं PM इजकल टू DRT, तो D इजकल टू क्या होगा, PM/RT। यदि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म से मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलता, तो इसलिए डेंसिटी जो होगा वो गैसियस डेंसिटी जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी हमारा सही है। आइए 87 नंबर भी देखिए, कह रहा है इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाई प्योरिटी वाटर बनता है, लेकिन फ्यूल सेल है तो वो बनता किसके लिए है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि एक का जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो H2 और O2 के रिएक्शन से ये H2O तो बनते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर क्रिएट होता है, तो क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ये करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है ये एक फर्स्ट ऑर्डर का एक रिएक्शन है, आपको दिया हुआ है 0.1 से कंसंट्रेशन 0.025 होता है, कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो देखिए ये आधा होने में जितना समय लगता है ये T½ हो गया, और ये भी इसका हाफ होने में ये T½ हो गया, तो 2 T½ का वैल्यू हो गया, 2 T½ का वैल्यू हो गया 40 मिनट। तो इसका मतलब है कि T½ जो होगा ये 20 मिनट हो गया। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A 0.01। तो रेट जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये रेट जब लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट K और A फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो A लिखेंगे। K कैसे लिखते हैं, 0.693 अपॉन T½ करते हैं, T½ 20 मिनट का है और A का जो कंसंट्रेशन है 0.01 है। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे, इसे 10 रहने दीजिए और 2 से कैंसिल कर दीजिए, 0.3 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी 0.346 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ये ऊपर जाएगा -3, यानी 3.46 इंटू 10 टू दी पावर -4। चेक कर लीजिए, दिस वुड बी द रेट मोल पर लीटर पर मिनट। रेट हो गया मोल पर लीटर पर मिनट, कितना, 3.46 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। आइए 89 भी देखिए, A particular adsorption process has the following characteristics. It arises due to the van der Waals force. Van der Waals force फिजिजॉर्प्शन का केस हो गया। It is reversible. Obviously फिजिजॉर्प्शन रिवर्जेबल होता है। Identify the correct statement that describes the above adsorption process. Adsorption is monolayer
ऑब्वियसली हमसे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फिजिजॉर्प्शन मल्टी मॉलिकुलर लेयर का होता है जबकि केमिजॉर्प्शन यूनिमॉलिकुलर लेयर का होता है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद करिए फिजिजॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है, तो ये कह रहा है एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मुझे सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गया। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन 100 किलो जूल पर मोल, तो याद करिए एडजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है जबकि ये लिखा है 100, ये भी गलत है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, याद करिए एडजॉर्प्शन थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या करता है, यदि ये मान लीजिए कैटलिस्ट है, ये बॉन्ड फ्री है, हाइड्रोजन का मान लीजिए एक्यूमुलेशन होगा, तो ये H का जो ये बॉन्डिंग्स है, ये H, तो इसको ये इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, बॉन्ड में स्ट्रेन होगी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा वह एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा या ज़्यादा, कम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को तो स्ट्रेन कर दिया, स्ट्रेस कर दिया, खिंचाव आया, टेंशन आ गया इस बॉन्ड में, इसके एडजॉर्प्शन के कारण तो बॉन्ड कमज़ोर हो चुका है, इसलिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। आइए लास्ट क्वेश्चन 90 है, देखो कह रहा है बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 एटीएम है, उसमें हम ग्रेफाइट डालते हैं तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, टोटल प्रेशर 0.8 एटीएम होता है। तो बताइए इसके लिए KEQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। तो आप एट इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, कुछ नहीं है 0.5 माइनस एक्स, एटीएम में ही लिखिए, हम KP निकाल लेंगे, और ये तो सॉलिड ही है, छोड़ दीजिए इसे, ये कितना हो जाएगा 2x। तो अब देखिए 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, ये 0.8 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है 0.5 प्लस एक्स 0.8 है, तो x इक्वल टू 0.3 हो गया। अब बता दीजिए ये 2x बना, ये 2x है, तो अब 2x का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 0.3 यानी 0.6 हो गया, और ये x का वैल्यू रख दीजिए 0.3, तो ये 0.2 हो जाएगा। अब आपको KP निकालना है, तो KP इक्वल टू क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका पार्शियल प्रेशर 0.2 लिख देंगे, यानी कर दीजिए 0.36 डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 0.2, और 3.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी ये 1.8। KP का वैल्यू क्या होगा 1.8। देखिए यूनिट क्या होगा, ये एटीएम है का स्क्वायर है और ये एटीएम है, तो ये एटीएम हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, यानी ये 1.8 एटीएम, ए नंबर में आंसर है। चलिए थैंक यू बेटा, अगले टेस्ट के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट